Hello student, this is Hina ma'am. Today I am going to discuss about accounts chapter and that is bill of exchange. Okay, so let's start. So bill of exchange का मतलब क्या होता है बेटा कि इसके अंदर हम कोई भी दो पार्टीज होती हैं, ठीक है. सो कोई भी दो पार्टीज है जिनके बीच में अमाउंट की मनी की लेन देन होती है, ट्रांजैक्शन एक्सचेंज होता है बेटा. सो उसी के रिलेटेड रिगार्डिंग हम ये चैप्टर को रीड आउट करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल. सपोज कि दो व्यक्ति हैं बेटा, पर्सन ए एंड बी, ठीक है. सो ए जो व्यक्ति है ये कौन है? ये एक शॉपकीपर है, सेलर है, ठीक है. उसने क्या करना है? अपना सामान जो है, गुड्स जो है सोल्ड आउट करना है, राइट. अब जो बी है वो कौन है? वो है बेटा कस्टमर. कस्टमर मीन्स जो व्यक्ति दुकान से सामान खरीदता है. सो बी ने ए से क्या किया है? कोई भी सामान खरीदा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे अभी बी के पास कोई भी कैश अवेलेबल नहीं है, ठीक है. सो बी ने क्या किया? कोर्ट के अंदर जाकर एक बिल जो है ए के लिए लिखवा लिया, राइट डाउन कराया. क्या कि मैं मीन्स पर्सन बी क्या करेगा? ए को 3 मंथ्स के बाद जो भी हमारी फिक्स्ड अमाउंट है जिसमें मैंने कोई भी सामान खरीदा है उस अमाउंट को मैं पे कर दूंगा. क्योंकि ये कोर्ट में एविडेंस हुआ है, कोर्ट की जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, स्टैंप ड्यूटीज़ होती हैं, टिकट वगैरह के जो भी चार्जेस होते हैं, सब बी ही पे करेगा और फिर 3 महीने के बाद जो है उसकी पेमेंट की जाएगी. सो जो भी अमाउंट की अभी इनकी ट्रांजैक्शन हुई है, दैट मीन्स जो भी इनका भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ है ना बेटा, रिटर्न में जो हमारा ये एग्रीमेंट है, इसी एग्रीमेंट को नाम दिया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज. सो बिल ऑफ एक्सचेंज में यही है कि जो भी दो पार्टीज अपने बिजनेस करने के लिए कंटिन्यूटी से मानती हैं. इसी की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं बेटा, सो 1881 के भारतीय विनियम इसको अगर आप कहें तो जो भी हमारा इंडियन एक्ट है ना बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1881 के अकॉर्डिंग, इसको जब भी कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर देता है, निश्चित अमाउंट एक फिक्स पीरियड के बाद देने के लिए मान जाता है और उसकी जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट होती है ना, उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को ही यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज माना जाता है. काफ़ी फायदे होते हैं बेटा, क्यों? क्योंकि ये रिटर्न में होता है, ठीक है. रिटर्न में होने के साथ साथ इसकी जो है जो भी ऑर्डर है वो कोर्ट में ये आप ऑर्डर दे रहे हैं, कोई भी आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है. ये कंडीशन के साथ रखा जाता है, फिक्स अमाउंट आपकी जो है यहाँ पर फिक्स होती है, ठीक है. इसमें जो भी आपका बिल है ना उसमें कस्टमर, याद रखना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात है क्या कि जो भी हमारा कस्टमर होता है उस कस्टमर के साइन इसके अंदर होने ज़रूरी हैं और जो भी हमारी अमाउंट है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद ख़त्म हो जाता है. लाइक 2 महीने का करा रहे हैं या 3 महीने का करा रहे हैं, जो भी हमारा उस बिल के अंदर डिटेल किया हुआ है. इसके अंदर हमारी टिकट्स या जो भी आपकी स्टैंप ड्यूटीज़ लगती हैं बेटा, वे सब इसके अंदर डिटेल करना ज़रूरी होता है, ठीक है. अगर आप पार्टीज़ की बात करते हैं कि कौन कौन पार्टीज़ जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है. सो अगर हम पार्टीज़ की बात करते हैं बेटा, सो ड्रोवर, अभी हमने है ना बेटा जस्ट बात की थी कि इसके अंदर 2 पार्टीज़ होती है. एक तो पार्टी थी ए और एक पार्टी थी बेटा बी, ठीक है. ए कौन था? ए तो था सेलर. सेलर मीन्स दुकानदार, जो क्या कर रहा था? अपना सामान बेच रहा था, राइट. और बी पर्सन कौन था बेटा? वो था कस्टमर. कस्टमर मीन्स जिसने सामान खरीदा था लेकिन उसके पास जो है मनी अवेलेबल नहीं था. सो मनी अवेलेबल ना होने की वजह से इसने कोर्ट में अपना एक बिल बनवाया है, राइट. सो जो भी पर्सन बिल लिखता है, ठीक है. सो जो भी पर्सन जो है बिल लिखता है उस पर्सन को हम क्या मानते हैं बेटा? उस पर्सन को हम मानते हैं ड्रोवर और एक पर्सन हमारा होता है ड्रॉई. सो ए जो है हमारा इसके अंदर क्या होगा बेटा? ड्रोवर, ठीक है. और बी जो है इसके अंदर क्या होगा? ड्रॉई.
अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज की लैंग्वेज में देखें, जिस पर्सन को अमाउंट रिसीव होगा, ठीक है, कैश रिसीव होगा, उसको हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल। इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये वाली कि जो भी पर्सन अमाउंट इन फ्यूचर 3 मंथ्स 4 मंथ जितना भी टाइम पीरियड हमने फिक्स किया है, उस टाइम पीरियड के बाद जिस व्यक्ति को अमाउंट रिसीव होगी वो तो होगा बिल रिसीवेबल, और जो व्यक्ति पेमेंट करेगा वो कौन होगा बेटा, वो होगा आपका बिल्स पेएबल। ठीक है, सो जो कस्टमर है जिसको पे करना है वो आपका बिल्स पेएबल होगा, आप इसे ड्रॉई भी बोल सकते हैं ये, और जिस पर्सन के लिए लिखा जा रहा है उसको हम ड्रॉअर या फिर बिल रिसीवेबल भी बोलते हैं। अगेन बात आती है बेटा ए और बी हमारी दो पार्टीज हैं। सो काफ़ी टाइम ये होता है कि ए हम एक केस लेकर चलते हैं बेटा, ठीक है। सो इस केस के अकॉर्डिंग हम क्या मानते हैं कि हमारी जो है अगेन वही 3 साइड्स हैं बेटा। सो 3 साइड होने का मतलब क्या है, सपोज 2 पर्सन थे हमारे, एक तो था ए पर्सन और एक था बेटा बी, ठीक है। वही बी तो है हमारा कस्टमर और ए है हमारा सेलर, ठीक है। बी ने ए को रुपए देने थे, मान लो हम मानकर चलते हैं 10,000 रुपये। सो इसने जो है 10,000 रुपये का जो है बिल बनवाया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि ए ने भी किसी सी पर्सन के रुपए देने थे, पेमेंट करनी थी, ठीक है। तो ए ने क्या किया, ए ने जो बी से बिल रिसीव हुआ था ना, वो बिल ए ने क्या किया, सी को पेमेंट सी को दे दिया बेटा। इसका मतलब ये ए ने सी को बिल दिया और ये बोल दिया कि 3 महीने बाद मुझे इस बिल से जो है इतनी अमाउंट मिलने वाली है, सो वो आप डायरेक्टली जो है बी से जो है कलेक्ट कर लेना, ठीक है। सो ए ने सी को जो भी अमाउंट बेटा पे करने के लिए बोला है ना, जो भी बिल अभी पे किया है, सो इसी को हम बोलते हैं बेटा एंडोर्समेंट। यानी कि ए ने सी को जो बिल है वो क्या किया है, एंडोर्स किया है, ठीक है। सो अगर आप कोर्ट के अंदर जाते हैं, सो कोर्ट के अंदर हमें पता है हर एक चीज़ जो है एक फॉर्मेट के अंदर होती है। सो ये हमारा फॉर्मेट है बेटा, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाते हैं, जिसके अंदर आपकी कोर्ट की एक टिकट लाइक अगर आप मान लो ₹5 लाख का ही बिल बनवा रहे हैं, सो आपकी जो अमाउंट है वो यहाँ पर होगी, कोर्ट की जो टिकट है बेटा वो यहाँ पर डिटेल्ड होंगी। इसके अलावा जहाँ का एड्रेस जहाँ पर आप बिल बनवा रहे हैं, पर्टिकुलर डेट होना चाहिए, ठीक है। एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है बेटा, जो भी व्यक्ति अमाउंट पे करेगा, मतलब कस्टमर होगा जिसने पैसे देने हैं बेटा, ठीक है। सो जिसको पैसे देने हैं हम उसके साइन यहाँ पर कराएंगे, और जिस व्यक्ति को देने हैं उस व्यक्ति के साइन हम यहाँ पर कराएंगे। दोनों के ही साइन होने यहाँ पर कंपल्सरी है। सो मिस्टर करुणा सागर को पैसे रिसीव होंगे और मिस्टर प्रेम किशोर जो हैं क्या करेंगे बेटा, इसकी पेमेंट करेंगे। सो ये हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का बेटा लीगल फॉर्मेट है, जो कि हमारे कोर्ट के अंदर फॉलो किया जाता है। अगर हम इनके फायदे की, एडवांटेजेस की बात करते हैं, ठीक है। सो हेल्पफुल इन परचेज एंड सेल ऑफ ऑन क्रेडिट, बिल्कुल अगर हम उधार में कोई भी गुड्स खरीदते हैं, बेचते हैं, सो उसमें ये हमारी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, कोर्ट के द्वारा वैलिड होता है। अगर बाय चांस कोई कस्टमर मना कर देता है कि मैं इसकी पेमेंट नहीं करूँगा, तो उसके ऊपर केस करने का पूरा राइट होता है, किसके पास, सेलर के पास। सो ये हमारी एक लीगल डॉक्यूमेंट होती है बेटा। डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, डिस्काउंटिंग का मतलब होता है चलो एक सिचुएशन लेकर देखते हैं बेटा। मानकर चलो कि अगेन हम वही मानकर चल रहे हैं कि एक व्यक्ति है एक्स और एक है वाई, ठीक है। एक्स कौन था, एक्स था हमारा दुकानदार, दैट मीन्स सेलर, ठीक है। जबकि वाई कौन था बेटा, वाई था कस्टमर। सो इन दोनों में जो है परचेजिंग सेलिंग का एक ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन वाई के पास पैसे नहीं थे, तो वाई ने क्या किया, एक्स के लिए एक बिल लिख दिया, ठीक है। मान लो हम मान के चल रहे ₹1 लाख का, 1 लाख का बिल लिख दिया, कितने महीने के लिए, 2 मंथ्स के लिए, ठीक है। सो 2 मंथ्स का जो बिल यहाँ पर राइट डाउन हुआ है, सो वो एक्स यानी कि एक्स 2 महीने से पहले वाई से पैसे नहीं ले सकता,
राइट। सो लेकिन x को अभी के अभी ज़रूरत पड़ गई है बेटा पैसों की। अब x क्या करेगा इस सिचुएशन में? जब x को पैसों की ज़रूरत है तब ये y से तो नहीं मांग सकता, राइट, क्योंकि y को तो इसने पहले ही प्रॉमिस दिया है ना 2 महीने का। सो इस सिचुएशन में x क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा बेटा, क्योंकि हमने अभी अभी ये पॉइंट पढ़ा था कि ये क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। सो लीगल डॉक्यूमेंट होने की वजह से x का जो ये बिल है वो बैंक जो है एक्सेप्ट करेगा। अब आपको तो ये मालूम है बेटा, आप बैंक से कभी भी कोई बिल एक्सचेंज कराते हैं, डिस्काउंट कराते हैं, बैंक आपको कभी भी उसके पूरे पैसे नहीं देता है, राइट। सो अगर मान लो आप बैंक के पास गए हैं, ठीक है, सो बैंक के पास जाने पे अगर मान लो आपका 1 लाख का बिल लेकर चल रहे थे ना हम, सो ₹1 लाख का जो आपका बिल था, इसके अंदर बैंक क्या करेगा, अपनी अमाउंट चार्ज करके अपने जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है डिस्काउंटिंग की, सो इसके बाद क्या करेगा, ओनली 95,000 ही ए को जो एक्स पर्सन को जो है पे करेगा। सो इसका मतलब ऑन द स्पॉट पैसे चाहिए थे, इस वजह से एक्स ने बैंक को तो अपना बिल दे दिया है और बैंक से 95,000 रुपीज़ जो है कलेक्ट कर लिए। अब क्या होगा, जब भी 2 महीने पूरे होंगे, पूरे होने के बाद, टाइम लिमिट पूरी होने के बाद एक्स क्या करेगा बेटा, एक्स जो है आपकी पेमेंट कर देगा, लेकिन वो पेमेंट किसके पास जाएगी, वो जाएगी बैंक के पास, क्योंकि बिल किसके पास है, बैंक के पास। हमेशा याद रखना, जिसके पास बिल रहेगा हमेशा अमाउंट उसी को ही रिसीव होगी। सो ये हमारा डिस्काउंटिंग फैसिलिटी थी बेटा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पॉइंट की, तो वो था एंडोर्समेंट। सो एंडोर्समेंट के बारे में तो हम अभी बात कर ही रहे थे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी बेटा। सो एंडोर्समेंट का तो मतलब क्या होता है, अगर एक्स ने किसी थर्ड पर्सन की पेमेंट करनी थी, मान लो किसी राम व्यक्ति है, पर्सन है, उसकी पेमेंट जो है करनी थी, तो एक्स ने क्या किया, 1 लाख रुपए देने के बजाय 1 लाख का जो बिल था ना, वो बिल इसने राम को दे दिया। यानी कि अब जब भी कभी 2 महीने पूरे होंगे, जब वाई पेमेंट करेगा, सो वाई क्या करेगा, डायरेक्टली वाई को ही वो पेमेंट रिसीव हो जाएगी। रिलीफ फ्रॉम सेंडिंग रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। साथ ही हमारे प्लानिंग ऑपरेशन में भी हमको क्या टारगेट्स रखने हैं उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और कन्वीनियंट मीन्स फॉर मेकिंग पेमेंट, अगर आपको जो भी पेमेंट करनी है काफ़ी कन्वीनियंट है, चाहे आप अपने देश में करें या फिर आउट ऑफ द कंट्री, दैट मीन्स फॉरेन पेमेंट भी अगर आप करना चाह रहे हैं, सो वो फॉरेन पेमेंट करने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सेविंग ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, जो भी आपका पैसा जोड़ के एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आप बैंक के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, पैसा निकलवा सकते हैं ना, डिस्काउंट करा सकते हैं। सो इसकी वजह से जो आपका मनी है वो पूरा का पूरा जो है सर्कुलेशन में रहता है। कन्वीनियंट फॉर परचेजर, बिल्कुल भाई जो खरीदने वाला है, कस्टमर है, उसके पास अब पैसे नहीं है तो क्या हुआ, इन फ्यूचर होंगे, दैट मीन्स उसके भी अभी, लेकिन उसकी जो ज़रूरत थी वो पूरी हो रही है, ठीक है। सो इसके काफ़ी हमको फ़ायदे होते हैं। एक आता है बेटा आपका फिर प्रोमिसरी नोट। सो प्रोमिसरी नोट के अंदर क्या है, इसके अंदर बेटा हमारा यही है कि जो भी आपके पर्टिकुलर आप कह सकते हो जो बिल है वो आपकी अमाउंट रिसीव्ड होती है, ठीक है। प्रोमिसरी नोट के बारे में कह सकते हो ये एक तरह का प्रोमिस होता है बेटा। सो हम पार्टी को, सामने वाली पार्टी को क्या कर रहे हैं, प्रोमिस कर रहे हैं। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज जो है एक लीगल एविडेंस होता है, ये दूसरा चांस दे सकता है, लेकिन प्रोमिसरी नोट के अंदर इस तरह का सेकंड चांस नहीं दिया जाता। सो हमें क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसके अंदर दे रखा है। सो इसके अंदर क्या है बेटा, कैलकुलेट ड्यू डेट टू द बिल्स ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें फॉलोइंग केसेस की, यानी कि ये इन्होंने इनका एक बिल जो है टोटल बनाए हुए हैं। एक बात याद रखनी है बेटा आपको, जब भी कभी आप बिल बनाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो बिल ऑफ एक्सचेंज के अकॉर्डिंग जितना भी टाइम लिमिट होगा ना, चाहे वो 2 मंथ का टाइम हो, चाहे 3 मंथ्स का टाइम हो, जितना भी टाइम है बेटा, उस टाइम में गवर्नमेंट कोर्ट के अकॉर्डिंग हम जो है 3 डेज एक्स्ट्रा जो है प्रोवाइड करते हैं,
ठीक है। तो 3 दिन जो है हम एक्स्ट्रा उनको जो है प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद जो है हम वो डेट को फिक्स करेंगे। जैसे कि हम अपने अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बेटा। सो हमारा क्वेश्चन है 1 जनवरी 2010 को इन्होंने एक बिल लिखा था बेटा 2 महीने का, 2 मंथ्स का। सो अब देखो बेटा 1 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक 1 महीना हो गया। अब 1 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक 2 महीने हो गए। हमने बिल कितने का बनाया था बेटा? 2 मंथ का बनाया था, यानी कि 1 मंथ तो हमारा यहाँ पर हो रहा है और 1 मंथ हमारा यहाँ पे हो रहा है। टोटल हमारे 2 मंथ हो गए ना बेटा। अब ये 2 मंथ तो कंप्लीट हो गए। कब हुए हैं ये कंप्लीट? ये कंप्लीट हुए हैं बेटा 1 मार्च को। लेकिन हम 3 दिन ग्रेस के एक्स्ट्रा देते हैं, राइट। सो 3 दिन एक्स्ट्रा देने का मतलब 1 मार्च तक तो पूरा महीना 2 मंथ्स ही कंप्लीट हुए हैं। सो उसके बाद का जो टाइम है दैट मीन्स 2 मार्च और आपका जो है 3 मार्च ग्रेस टाइम। 1 ऑफ मार्च भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो 1 ऑफ मार्च, 2 ऑफ मार्च एंड 3 ऑफ मार्च। सो ये आपके ग्रेस पीरियड जो है इसके अंदर इंक्लूड होंगे और उसके बाद का जो आपका टाइम आएगा दैट मीन्स 4 ऑफ मार्च का, ठीक है। सो 4 ऑफ मार्च का जो हमारा टाइम आएगा वो हमारा क्या होगा बेटा? वो इसका पेमेंट टाइमिंग होगा। सो इस वजह से 1 जनवरी से लेकर अगर हम देखते हैं तो उसकी पेमेंट कब होगी बेटा? 4 ऑफ मार्च को। अगेन बात चलती है बेटा 28 जनवरी की, ठीक है। सो 28 जनवरी को और इस बार जो है इन्होंने कितना ले रखा है? इन्होंने जो है टाइम पीरियड ले रखा है बेटा इस बार 1 मंथ का। सो 1 महीने का टाइम लेने का मतलब क्या है कि अगर आप बात कर रहे हैं 28 जनवरी की, ठीक है। सो 28 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक 1 महीना कंप्लीट होता है, राइट। सो 1 मंथ कंप्लीट होने पे 3 दिन हम क्या करेंगे बेटा? ग्रेस के एक्स्ट्रा पेमेंट करें, एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे। दैट मीन्स 1-2 मार्च जो है हमारा क्या हो जाएगा? 2 डेज एक्स्ट्रा हो जाएंगे एंड जो 3rd डे आपका होगा वो क्या हो जाएगा? पेमेंट टाइम हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अब देखो बेटा एक चीज़ ध्यान से देखना है आपको। अब इन्होंने 30 जनवरी की बात बोली है, ठीक है। सो 30 जनवरी का इन्होंने 30 जनवरी का टाइम तो बोल दिया, लेकिन फेब में तो हमारे 30 दिन होते ही नहीं है ना। लेकिन इसने इस बार डेज नहीं दे रखे हैं, इन्होंने टाइम दिया हुआ है बेटा 1 मंथ का। सो 31 जनवरी के बाद आपका 1 महीना 30 जनवरी से लेकर आप 28 फरवरी तक ही मानेंगे, ठीक है। सो ये आपका 1 महीना 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। सो इसके 3 दिन बाद हम क्या करते हैं? ग्रेस पीरियड देते हैं। दैट मीन्स 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च को हमारा क्या हो जाएगा? उसकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से आपका जो है 2 मंथ्स का भी कैलकुलेट करेंगे। सो 2 मंथ्स का कैलकुलेट करने के बाद 3 डेज एक्स्ट्रा देंगे तो आपका 3 जुलाई पर आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ इसके अंदर आपको और याद रखनी है बेटा। मान लो आप जो है इस तरह का टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और इस तरह के टाइम पीरियड कैलकुलेट करने पर अगर कोई नेशनल हॉलीडे आ जाए, नेशनल हॉलीडे का मतलब होता है बेटा जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ठीक है। इस तरह की अगर कोई डेट आ जाती है तो हम उस दिन से 1 दिन पहले क्या करते हैं बेटा? उसकी जो पेमेंट है वो करते हैं। अगर 2 अक्टूबर को आ रहा है तो आप उसकी पेमेंट 1 अक्टूबर को करेंगे, ठीक है। सो इसमें अब हम अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है बेटा। सो इसके लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपको जिसमें ध्यान रखनी है बेटा वो आपको क्या ध्यान रखना है? दोनों ही पार्टीज को ध्यान से समझना है बेटा, ठीक है। सो दोनों ही पार्टीज को आप क्या करेंगे? ध्यान से समझेंगे। जैसा कि हम पहले से पता लगा चुके हैं क्या कि जो पर्सन बिल लिखता है, कस्टमर जो होता है वो तो कौन होता है? ड्रॉवर। और जो पर्सन क्या करता है बेटा? बिल को एक्सेप्ट करता है
वो कौन होता है बेटा? ड्रॉई। ठीक है, सो अब देखो, अब मैंने जैसे कि पहले ही बोला था, क्या बोला था कि दो पार्टीज होती है हमारी, ठीक है। सो दो पार्टीज के लिए हम एक पार्टी तो यहाँ पर ले लेते हैं जो कि है हमारी एक्स। एक्स मतलब जो सेलर है बेटा, ठीक है। और जो दूसरी पार्टी है उसको हम ले लेते हैं वाई, जो कि क्या है बेटा? हम मानकर चल रहे हैं जो कि हमारी कस्टमर है। ठीक है, सो अब जो भी दुकानदार है वो क्या करेगा? सबसे पहले वो अपना सामान बेचेगा। बेचने का मतलब क्या होता है? सेल करेगा। अब सेल में आपको पता है, आप जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से करके आ चुकी हैं। सो उसमें क्या होता था हमारा? वाई डेबिट टू सेल, राइट। आपको पता है वाई किसी व्यक्ति का नाम है और किसी भी नाम के सामने कभी भी हम अकाउंट राइट डाउन नहीं करते। सो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, यानी कि एक्स ने सामान बेचा है। अगर एक्स ने बेचा है तो वाई ने क्या किया है बेटा? खरीदा है। दैट मीन्स इसने क्या किया है? परचेज किया है। जैसे कि आपको पहले से पता है, हम कभी भी किसी की बुक्स में उसके नाम से वो एंट्री नहीं करते हैं, राइट। सो वाई के बुक्स में वाई का नाम तो नहीं आ सकता। सो परचेज कर लिया। किससे परचेज किया है? एक्स से। दैट मीन्स टू एक्स। ये तो थी बेटा सामान खरीदने की एंट्री। अब इनके बीच में जब बिल बनेगा, बिल बनने का मतलब है इसको पैसा रिसीव होगा। किसको? एक्स को। और पेमेंट कौन करेगा बेटा? पेमेंट करेगा वाई, राइट। सो जिस भी व्यक्ति को पैसा मिलेगा वो होगा बेटा हमारा बिल रिसीवेबल। सो बिल रिसीवेबल को हम क्या कर देंगे बेटा? डेबिट। और किससे मिलेगा बेटा? वो उसको मिलेगा वाई से, जो कि इसका कस्टमर है, ठीक है। सो जैसे कि हमें पता है जो भी एंट्री हमें कैंसिल करनी होती है, वाई से हमने सामान बेचा था, अब वाई से हमने क्या मिलना है? पैसा मिलना है। दैट मीन्स जिस वाई को हमने डेबिट किया था, अब हम उसी वाई को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सो अब सेम यही चीज यहाँ पर चलते हैं। अब इसने पेमेंट करनी है बेटा, सामान तो खरीद लिया, सामान के बाद पेमेंट करेगा। सो पेमेंट किसको करना है? एक्स को। सो क्या आ जाएगा? एक्स डेबिट टू, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं कर रहा है, बिल्स पेबल की हेल्प से करेगा। सो टू बीपी, जो कि आपकी यहाँ पर ट्रांजैक्शन में शो किया गया है, ठीक है। अब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जितने भी टाइम पीरियड के बाद इनका जो बिजनेस है वो कंप्लीट हो रहा है, मतलब जो इनका बिल था, बिल पीरियड कंप्लीट हो रहा है, मैच्योर्ड हो रहा है, उसके बाद क्या होगा? वाई पेमेंट कर देगा। सो वाई पेमेंट करने पे क्या होगा बेटा? इसको कैश मिलेगा, कैश मिलेगा या फिर बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है। अब वो जो बीआर इसने बनाया था ना, उस बीआर को कैंसिल कर देगा। जो बैलेंस बीआर का डेबिट था, उस बैलेंस को हम क्या कर देंगे यहाँ पर? क्रेडिट। अगेन ये भी अपना बीपी कम कर देगा क्योंकि इसने अपना पेमेंट जो है कर दी है। सो बिल्स पेबल यहाँ पे क्या था? क्रेडिट। सो कैंसिल करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा बेटा डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप यहाँ तक आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। स्टिल अब हम अपने एक क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को समझते हैं बेटा। देखो बेटा, 1 जनवरी 2012 को एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। ध्यान से समझना है बेटा। सो एक्स ने क्या किया है? सामान बेचा है। बेचा है मतलब एक्स कौन है? सेलर, ठीक है। और वाई कौन है बेटा? वाई है कस्टमर, ठीक है। यानी कि अगर बिल बना जाएगा तो बी आर होगा एक्स और बीपी होगा बेटा वाई, राइट। सो इसके अंदर ऑन द सेम डेट मतलब 1 जनवरी को ही एक्स ड्रॉ अ बिल फॉर वाई 50,000। एक्स ने जो है क्या किया है? एक जो है बिल लिखा है वाई के ऊपर 50,000 का। द बिल वॉज रिटर्न टू एक्स। वाई को, एक्स को जो है वापस दे दिया गया है। एक्स रिटेन का मतलब होता है बेटा रखना। एक्स ने जो है वो बिल रखा है कितने महीने तक? 3 महीने का बिल था बेटा। सो 3 मंथ्स तक एक्स ने बिल रखा है और फिर उसकी ड्यू डेट पर पेमेंट कर दिया। सो हमें इसकी जो है जनरल नेसेसरी एंट्री पास करनी है, ठीक है। सो पहले हम बात करते हैं एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्स मीन्स अपना दुकानदार जो सेलर है, वो कौन है बेटा? बी आर। सबसे पहले तो वो सामान बेचेगा,
किसको, वाई को। सो बेचने की हमारी एंट्री होती है एक्स डेबिट टू सेल, ठीक है। सो सेल करने के बाद इसको जो है बिल लिखा जाएगा। सो वो बिल की हमारी क्या एंट्री होती है बेटा, क्योंकि इसको रिसीव होगा ना कस्टमर से पैसा। सो ये कौन है, बिल रिसीवेबल है। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। उसके बाद 3 महीने बाद, अब देखो जनवरी के 3 महीने बाद, जनवरी से फरवरी, 1 जनवरी से 1 फरवरी, अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं बेटा, 1 जनवरी से 1 फरवरी तक 1 महीना, 1 फरवरी से 1 मार्च तक 2 महीने, ठीक है। बिल 3 महीने का था ना, दैट मीन्स 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक 3 मंथ्स। सो 1 अप्रैल को आपके 3 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं। 3 दिन हम ग्रेस के देते हैं, 1 अप्रैल के बाद 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और 4 तारीख को क्या हो जाएगी बेटा, उसकी पेमेंट हो जाएगी, यानी कि 4 अप्रैल को। सो 4 अप्रैल को जो है हमारी बिल की पेमेंट हो रही है, जो कि है बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। अगेन इसी के लेजर, हम लेजर का बहुत अच्छे से चैप्टर प्रीवियसली सोल्व कर चुके हैं बेटा। सो लेजर के अंदर क्या करेंगे, जो भी हमारा बिल होगा, बिल की हमारी सबसे पहले तो 1 जनवरी को एंट्री होगी। क्यों, क्योंकि हमने पहले तो सामान बेचा था और बेचने के बाद हमने बिल बनाया था। सेल किसको किया है हमने, वाई को, और बिल जो बनाया बेटा 1 जनवरी को तो बनाया वाई के नाम से, और 4 अप्रैल को जो है इसकी पेमेंट रिसीव हो गई है। सो ये हमारे लेजर था बेटा। इसी लेजर का अब हम कर रहे हैं वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। वाई कौन था, कस्टमर, जो कि हमारा बिल्स पेएबल था। सो इसने क्या किया बेटा, इसके अकॉर्डिंग इसने तो सामान खरीदा है, परचेज, राइट। सो परचेज करने के बाद ये इसने क्या लिखा है, जनवरी 1 को इसने बिल बनाया है। बिल बनाने के बाद 4 अप्रैल को इसने क्या कर दिया बेटा, इसकी पेमेंट कर दी, मतलब बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक उसी तरीके से अपोजिट तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, बिल्कुल उसके रिवर्स में, जैसा हमने एक्स के लेजर बनाया था तो एक्स के ही बिल्कुल रेसिप्रोकल करते हुए हम उसकी लेजर की जो है पोस्टिंग करते जाएंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बेटा। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है जब आप बिल को डिस्काउंट करा लेते हैं बेटा बैंक से, ठीक है। सो बैंक से डिस्काउंट कराने का मतलब क्या है, अगेन देखो बेटा, आप जब भी बात कर रहे थे, एक आपकी पार्टी थी एक्स और एक आपकी पार्टी थी बेटा वाई, ठीक है। एक्स कौन था, अगेन जो हमारा सेलर यानी कि दुकानदार। वाई कौन था, हमारा कस्टमर, कस्टमर मीन्स बिल्स पेएबल, ठीक है। सो अब ये जो दोनों ही कस्टमर्स थे, दोनों ही पार्टीज थी, इनके बीच में मान लो हम लेकर चल रहे हैं कि 3 महीने का जो है एक बिल बना हुआ है, राइट। 3 मंथ्स तक वाई ने बोला है कि भाई मैं तेरे 3 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा। सो इसका मतलब ये कि एक्स जो है 3 महीने तक वाई से पैसा नहीं मांग सकता, लेकिन एक्स को अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो एक्स क्या करेगा बेटा, एक्स बैंक के पास जाएगा, ठीक है। सो एक्स जब बैंक के पास जाएगा, सो पहले देखो बेटा, याद करो हमने पिछले ही क्वेश्चन में एंट्री की थी, जब इसके पास बिल रिसीवेबल, आपको पता है बिल रिसीवेबल हमारी एसेट होती है और एसेट्स का जो बैलेंस है वो हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। सो इसकी एंट्री बनी थी बिल रिसीवेबल डेबिट टू वाई, हमारी ये वाली एंट्री बनी थी ना बेटा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो बिल है ये बैंक को दे रहा है। बैंक को देने का मतलब इसके पास से वो बिल गया, बिल गया मतलब हम इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने का मतलब जो चीज़ हमारे पास डेबिट थी अब हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बिल तो कैंसिल हो गया बेटा, लेकिन ये बिल गया किसके पास है, ये बिल गया है बैंक के पास। सो हमने बैंक को क्या कर दिया बेटा, डेबिट कर दिया, ठीक है। सो बैंक को डेबिट करने पर, लेकिन हमने एक बात और देखा था बेटा कि कभी भी आप बैंक से बिल करवाएंगे ना तो बैंक कभी भी आपको पूरा पैसा नहीं देता, राइट। सो जो भी बैंक अपने डिस्काउंट चार्जेस के नाम का पैसा काटेगा, कट करेगा, वो आप क्या करेंगे यहाँ पर दिखाएंगे। इसका मतलब जो बिल है सबसे पहले आप उसको कैंसिल करेंगे,
क्रेडिट करके बैंक के पास वो बिल चला जाएगा तो बैंक को आप डेबिट कर देंगे और साथ ही साथ बैंक कुछ ना कुछ डिस्काउंट के चार्ज करेगा। सो आप क्या करेंगे यहाँ पे डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। क्योंकि आपकी मैच्योरिटी डेट नहीं आई है, पेमेंट की डेट नहीं आई है, तो वाई के इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब बाद में जब वाई पेमेंट करेगा ना, सो वाई केवल ये एंट्री दिखा देगा बीपी टू बैंक, फिर इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप एक क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे तो 6 क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है बेटा। सो 6 क्वेश्चन में हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें बोला गया है कि X सोल्ड गुड्स टू वाई को माल बेचा बेटा 10,000 का। ठीक है, सो 10,000 का जो गुड्स बेचा है उसके लिए वाई ने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया है 4 महीने का 10,000 रुपए के अकॉर्डिंग, लेकिन X ने वो बिल डिस्काउंट करा लिया 18% पर एनम की रेट से। यानी कि 18% पर एनम का मतलब है कि जो भी आपकी अमाउंट है, सपोज हम मान के चल रहे हैं 10,000 की आपकी अमाउंट है, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो 10,000 की अमाउंट के ऊपर बैंक क्या करेगा बेटा, इसके ऊपर इंटरेस्ट लेगा। अब आप बैंक के पास कब गए हो बिल लेके, आप गए हो 15 अप्रैल को। भले ही बिल आपका 15 मार्च को बना था, लेकिन आप बैंक के पास गए हो 15 अप्रैल को। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि 10,000 की अमाउंट के ऊपर जो भी आपका 18% की रेट से क्या होगा बेटा, इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो आपका 3 मंथ्स का हो जाएगा। हालांकि बिल तो आपका 4 महीने का बना था, लेकिन क्योंकि ये जो बिल है आप बैंक के पास 3 महीने पहले ही गए थे, सो जितना टाइम पहले जाओगे बैंक आपको उतने ही जो बैंक के चार्जेस हैं वो चार्ज करके शो करेगा। जैसे कि क्वेश्चन में देखेंगे, सबसे पहले Y2 से हमने Y को सामान बेचा है, उसके बाद बिल बनाया है, इसके बाद इसने क्या किया बेटा, बैंक से उसकी डिस्काउंट कराए। डिस्काउंट की हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट, जो भी यार हमारे पास डेबिट था हमने उसको कैंसिल कर दिया, मतलब क्रेडिट, राइट। सो ये हमारी बेटा एंट्री हो जाएगी। सो 10,000 की जो आपकी अमाउंट है उस अमाउंट के ऊपर 18% की रेट से 3/12, सो डिस्काउंट आ जाएगा 450 का और ये पेमेंट बैंक आपको पे कर देगा। वाई की सेम रहेगी बेटा, आप सबसे पहले तो आप परचेज करेंगे, परचेज के बाद आप बिल बनाएंगे और वाई तो नॉर्मल अपनी पेमेंट जो है वो कर ही देगा। कब पे करेगा बेटा, 4 मंथ्स लेटर, 4 महीने बाद। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं बेटा, जो कि है हमारा एंडोर्समेंट ऑफ बिल। अभी अभी हम 2 बार इस टॉपिक को कर चुके हैं बेटा। सो हमने क्या देखा था, हमारे 2 पार्टीज थी, एक तो थी X और एक पार्टी थी बेटा Y। ठीक है, सो X जो पार्टी थी वो कौन थी, वो थी दुकानदार जिसने अपना सामान क्या किया था बेटा, बेचा था। Y कौन था, Y था अपना कस्टमर जिसने सामान खरीदा था। अगेन Y बोल रहा है भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं तेरे को 3 महीने बाद क्या करूँगा, पेमेंट करूँगा। X ने भी बोला ठीक है भाई 3 महीने बाद कर देना, लेकिन Y के पास कोई Z नाम का व्यक्ति था, वो अपने पैसे मांगने लगा। सो X ने क्या किया, X ने जो इसका ये जो बिल रखा हुआ था ना, वो बिल उठा करके Z को दे दिया। समझ रहे हो बेटा, जिस कंडीशन में BR हमारा X था, BP हमारा Y था। ठीक है, अब X ने क्या किया, अपना जो ये बिल है वो उठाकर Z को दे दिया। सो Z को देने का मतलब ये है कि अब BR कौन हो जाएगा, अब BR Z हो जाएगा। अब देखो इसको हम इसमें 3 पार्टीज लेकर चलेंगे बेटा। एक है हमारी X जो कि BR था, एक था Y जो BP था, जो कस्टमर था, और थर्ड पार्टी है कौन, Z। ठीक है, सबसे पहले बिल बनाए। बिल बनने की हमारे सबसे पहले हमारा बिल बनता है बेटा। ठीक है, सो इसमें नहीं बताया हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको मोटा मोटा एक बार बता देती हूँ। अगर X की बात हो रही है बेटा,
सो एक्चुअली सबसे पहले क्या होता है, बिल बनता है ना, तो बिल की एंट्री होती है BR डेबिट टू वाई, है ना। सो BR क्या हुआ है, BR बिल रिसीवेबल बना है किससे, वाई से, ठीक है। अब ये जो चीज़ बिल बना है, अब एक्स ने क्या किया, इसको एंडोस कर दिया। एंडोस करने का मतलब क्या है, जेड को दे दिया। सो जो BR आपका यहाँ पर डेबिट हुआ था, आप उसे कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सो कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, इसे क्रेडिट कर दिया, मतलब जो BR डेबिट था आपने अब उसे क्रेडिट कर दिया, और अब BR चला किसके पास गया, Z के पास। सो अब Z को क्या कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे। सो Z डेबिट टू BR, Y के पास इसका कोई अफेक्ट नहीं होगा। अब क्योंकि ये BR Z के पास आ गया है ना, सो Z BR बन जाएगा, किसके पास से आया है, X के पास से। एट लास्ट जब BP Y जो है पेमेंट करेगा, सो BP डेबिट टू बैंक, और इसके पास एंट्री आ जाएगी बेटा बैंक डेबिट टू BR। सो इसी के बेसिस पे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, जो कि हमारा है कि Y ओव्ड ₹26,000, ठीक है। ओव्ड मीन्स उधार। Y ने X से 26,000 रुपये उधार लिए 5 मार्च को। He accept a bill for 25,000, उसने 25,000 का तो बिल जो है एक्सेप्ट कर लिया 1 मंथ, 1 महीने बाद, यानी कि बोला है भाई मैं तेरे 1 महीने बाद जो है पेमेंट कर दूंगा। सो X अलाउड डिस्काउंट, 1,000 का चलो डिस्काउंट दे दिया। X एंडोर्स द बिल टू Z, सेम यही क्वेश्चन है बेटा, कोई भी चेंज नहीं है, सेम यही क्वेश्चन है कि दो पार्टीज थी X एंड Y। X ने फिर क्या किया है, आगे चल के जो ये बिल है वो एंडोर्स कर दिया है किसको, Z को। सो हम तीनों की ही पार्टीज जो है यहाँ पर लेकर चलते हैं। पहले केस में BR कौन था, पहले केस में BR था X ने 26,000 रुपये Y को दिए, 1,000 का डिस्काउंट दे दिया है और 25,000 रुपये बिल बना लिए। अब Y को क्या करना है बेटा, Y ने पैसा रिसीव किया है, ठीक है, किससे, X से। सो हमारी एंट्री होगी बेटा X डेबिट टू बिल्स पेएबल और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। सो अब क्या हुआ है, सेम डेट को इन्होंने X ने वो 25,000 का जो आपका बिल था वो Z को दे दिया। सो BR अब हमारा कौन हो जाएगा, Z और टू X, क्योंकि इसके पास से ये BR चला गया है तो इसके पास जो BR डेबिट था अब वो इसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देगा और Z की जो है पेमेंट यहाँ पर की जाएगी। सो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन जिसके अंदर एंडोर्समेंट की जो अमाउंट है वो शो की गई थी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है व्हेन द बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अगर हम हेडेक ही नहीं रखना चाह रहे हैं, क्या हेडेक कि बार बार हमें अब बिल के 3 महीने कंप्लीट होंगे तब हमें रिसीव करना है, हमने डायरेक्टली जाके क्या किया, डायरेक्टली बैंक में अपना जो बिल है ना वो जमा करा दिया। सो अब बैंक की हेडेक लेगा, जब भी कभी पैसों की ज़रूरत होगी ना सो बैंक पेमेंट कर देगा, बैंक पेमेंट रिसीव कर लेगा, ठीक है। सो इसकी हमारे पास एंट्री क्या होगी बेटा सबसे पहले आपके पास से बिल चला जाएगा, बिल जाने की एंट्री, आप बिल रिसीवेबल जो है आपका डेबिट था अब आप उसे कैंसिल कर देंगे, दैट मीन्स क्रेडिट कर देंगे। सो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR, जब बैंक को उसकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी तब हमारी एंट्री हो जाएगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, 1 अक्टूबर 2011 को X सेल गुड्स टू Y, X ने Y को माल बेचा है बेटा, Y को 8,000 का, X ने जो है एक बिल एक्सेप्ट किया है 2 महीने का और X रिटेन द बिल, X ने वो बिल रखा है और फिर बाद में जो है अपने बैंकर के पास कलेक्शन के लिए भेज दिया है। सो X रिसीव द इंफॉर्मेशन, X को इंफॉर्मेशन मिल गई है कि उसके जो बिल का पैसा है वो मिल चुका है। सो आपको एंट्री बतानी है। अगर आप बुक्स BR की बात करते हैं, सबसे पहले तो इसने सामान बेचा है Y को, राइट। सो Y डेबिट टू सेल्स, अब सेलिंग के बदले में इन्होंने बिल बनाया है, बिल बनाने का मतलब है BR डेबिट टू Y। अब बिल बनाने के बाद इन्होंने क्या किया है, इसने बोला है कि
वो बिल उसने कलेक्शन के लिए बैंक के पास भेजा, दैट मीन्स बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट टू BR। और एट लास्ट बिल जो है ड्यूली मेट हो गया है, मतलब बिल की पेमेंट रिसीव हो गई है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, जो बिल फॉर कलेक्शन हमने डेबिट किया था अब हम उसको जो है क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल इजी टॉपिक है बेटा, जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जो पार्टीज हैं कौन तो बिल्स पेएबल है और कौन बिल्स रिसीवेबल है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन का वाई जो हमारा BP है, बिल्स पेएबल है, जो कस्टमर है, उसके ऊपर इस चीज़ का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। उसकी नॉर्मल एंट्री रहेगी, पहले तो खरीदने की एंट्री, फिर पेमेंट बिल बनाने की एंट्री एंड एट लास्ट उस बिल के पेमेंट की एंट्री बेटा। नेक्स्ट हमारा जो इसके अंदर टॉपिक आता है वो है डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब क्या है, अगर आपका जो बिल है वो डिसऑनर हो जाता है, ठीक है। सो डिसऑनर होने का मतलब ये है कि वो बिल अब जो कस्टमर जिसने बोला था कि मैं तेरे 3 महीने बाद 10,000 रुपये की पेमेंट कर दूंगा, वो डिनाई कर जाए। डिनाई मीन्स वो मना कर जाए, कोई भी पर्सनल रीज़न, प्रोफेशनल रीज़न, व्हाटएवर रीज़न, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से अगर उस बिल के रुपीज़ रिसीव नहीं होते हैं, सो वो चीज़ हमारी जो है डिसऑनर ऑफ बिल के अंदर कंसिडर की जाती है, ठीक है। सो अब हम इसी टॉपिक को ही आगे रखते हैं। सो इसके अंदर बेटा यही है, ये अगर अगेन अगर आपके पास कोई भी बिल डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर होने का मतलब क्या है, आपका वो बिल जो है बिल्कुल ही कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सो कैंसिल होने की वजह से आप क्या करते हैं, उसकी जो है पेमेंट नहीं कर पाते हैं। सो आप उसकी क्या एंट्री करेंगे, देखो बेटा उसकी एंट्री के लिए मैं आपको बताती हूँ। उसकी एंट्री के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जो है अपनी नई एंट्री बनाएंगे बेटा, ठीक है। सो नई एंट्री बनाने के लिए हम अपना एक शुरू वाला ही, स्टार्टिंग वाला ही टॉपिक लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले जब भी हमने कोई भी सामान बेचा था, X दुकानदार जिसने बेचा था, Y जिसने खरीदा था, ठीक है। सो आप अभी मान के चलो अभी आपकी इतनी ही एंट्री हुई है, ठीक है। इतनी एंट्री होने का मतलब क्या है कि अभी सबसे पहले तो आपकी जो है सेलिंग परचेजिंग हुई है, दैट मीन्स सामान बेचा है। सामान बेचने के बाद आपने क्या किया है, आपने जो है अपना बिल बनाया है, ठीक है। सो बिल बनाने के बाद अगर वो बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है, ठीक है। सो आपका बिल अगर डिसऑनर हो रहा है तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको मैंने जैसे कि पहले भी बोला था, अगर कोई भी चीज़ आपकी अकाउंट्स में कैंसिल होती है, सो उसे कैंसिल करने के लिए आपका जैसा भी बैलेंस है आप उस बैलेंस को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। सो अगर हमारे पास दो पार्टीज हैं बेटा, ठीक है, एक तरफ तो पार्टी है X और एक तरफ पार्टी है Y। हम यहाँ पर X ले लेते हैं और यहाँ पर Y ले लेते हैं बेटा, ठीक है। सो हमारे पास दो पार्टी हैं, एक तो है पार्टी आपकी X और दूसरी पार्टी है Y, ठीक है। सो जो सबसे पहले इसने क्या किया था, ये बिल रिसीवेबल था Y से, यानी कि इसको बिल रिसीव होना था, किससे, Y से। और Y के पास क्या था बेटा, इसको पेमेंट करनी थी, किसको पेमेंट करनी थी, X को पेमेंट करनी थी बिल के बदले में। क्योंकि वो डिसऑनर हो गया है, डिसऑनर होने का मतलब ये है कि आप अब क्या करेंगे, उसी चीज़ को जो है कैंसिल कर देंगे, दैट मीन्स इसी एंट्री को आप रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने का मतलब है Y डेबिट टू BR। सेम यही चीज़ Y के लिए भी वो बिल कैंसिल हो रहा है, सो कैंसिल होने के लिए ये भी अपनी एंट्री को क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। रिवर्स करने का मतलब BP डेबिट टू X। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो रहा होगा। सो ये हमारा बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है, जिसके अंदर हमने मोटे मोटे जितने हमारे मेन टॉपिक्स थे बेटा विद देयर जर्नल एंट्रीज कवर करने की कोशिश की है। आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। अगर एक बारी में स्टिल कुछ टॉपिक्स रहते हैं पेंडिंग, सो उसको इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे एंड अगेन
डाउट क्लियर करने के लिए ज़रूरी है बेटा कि आप उसकी बेसिक नॉलेज को ज़रूर लें।